हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीम स्टैटिस्टिक्स। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा बहुत इजी टॉपिक है। इसके अंदर हम लोगों को अगर बात करें तो मोटा मोटा तीन चीजें पढ़नी होती हैं: मीन, मोड, मीडियन। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इजी है। हम समझते हैं इसका मतलब। फॉर्मूला केवल रटने के बजाय हम लोग कोशिश करेंगे ये समझने की ये फॉर्मूला किस तरीके से बना है और किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सबसे पहले हम लोग इसका मतलब जानते हैं कि मेजर्स का क्या मतलब है। तो यहाँ पे देखिए, हम अगर बात करें इस तीन चार शब्दों की तो हम इनको दो पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मेजर्स और दूसरा है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको हम बोल सकते हैं कि जो वैल्यू बीच में आती है, मतलब मिडल। ठीक है। मेजर्स का क्या मतलब हो गया? कुछ ऐसी चीजें जिनसे हम सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पता लगा सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, ये मिडल क्या है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपसे मैं पूछती हूँ कि आपके हर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए। अब आप मुझे कहते हैं कि मैम ऐसे अलग अलग तो याद नहीं है, पर ऑन एन एवरेज मेरे जो मार्क्स हैं वो 80% है। ठीक है। तो आपने मुझे एक शब्द बोला, ऑन एन एवरेज मेरे जो मार्क्स हैं वो हैं 80%। ठीक है। अब मैं आपके मार्क्स क्या अंदाजा लगाऊंगी? आपने बोला है कि 80 ऑन एन एवरेज 80 है, मतलब 80 के कुछ आसपास है। ठीक है। 80 के आसपास का मतलब क्या हो गया? तो मैं समझ लूंगी कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो किसी में आपके 82 होंगे। ठीक है। किसी में जो है मैंने समझ लिया कि आपके 85 होंगे। तो हो सकता है किसी में जो है आपके मार्क्स 78 हो, किसी में आपके 75 हो। तो मैंने जो अपने दिमाग में एक मार्क्स सोचे वो मैंने 80 के आसपास ही सोचे। मैं अचानक से ये तो नहीं सोच लूंगी कि आपके किसी एग्जाम में जो है वो 40 मार्क्स होंगे। तो मतलब आपने जो मुझे एक वैल्यू बताई वो ऐसी वैल्यू थी जो आपके डिफरेंट डिफरेंट जितने भी मार्क्स थे सबको दर्शाती थी, मतलब सबके कहीं ना कहीं आसपास आती थी। तो यही जो वैल्यू है 80 जो आपने मुझे बताई, यही है आपका सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब चाहे आपके पास कितने भी डेटा अवेलेबल हो, ठीक है, बेसिकली वो एक वैल्यू, ठीक है, कहीं बीच में वो एक वैल्यू जो रिप्रेजेंट करती है सारे के सारे बाकी अदर नंबर्स को, उसको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। ये एग्जाम्पल बहुत सरल था, आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि वो एक सिंगल वैल्यू जो क्या करती है, जितने भी आपका डेटा है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो अब ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है, इसको निकालने के डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स हैं और यही हम पढ़ने वाले हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। तो सबसे पहले क्विकली हम एक जो है डेफिनेशन देख लेते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ए सिंगल वैल्यू। आप लोग साथ साथ इसको नोट भी कर सकते हैं। दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब ए सेट ऑफ डेटा, ठीक है, बाय आइडेंटिफाइंग अ सेंट्रल पोजीशन within that set of data। ठीक है। मैं इसको जो है यहाँ से ये जो 40 लिखा था इसको मैं रब कर देती हूँ। हाँ। तो हम लोग अब डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोला मैंने? कि एक सिंगल वैल्यू जो कि अटेम्प्ट करती है क्या करने के लिए? डिस्क्राइब करने के लिए पूरे सेट ऑफ डेटा को बाय आइडेंटिफाइंग अ सेंट्रल पोजीशन। जैसे इसमें मेरे डिफरेंट मार्क्स से 75 था, 82 था, 85 था, 78 था, बट उनका जो एक सेंट्रल पोजीशन था वो था 80।
ठीक है, तो यही एक सिंगल वैल्यू जो आपने 80 बताई, ये है मेरा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कुछ और भी नाम हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग कभी कभी मेजर्स ऑफ सेंट्रल लोकेशन भी बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछली अभी जो स्लाइड देखी उसमें हम लोगों ने क्या करा था कि एक लोकेशन फाइंड आउट करी, एक सेंट्रल लोकेशन फाइंड आउट करी, ठीक है, और उसी को हमने क्या मान लिया कि ये मेरा सेंट्रल टेंडेंसी है। तो इसीलिए सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग सेंट्रल लोकेशन भी कहते हैं, कि बेसिकली वो वैल्यू जो एकदम इसके सेंटर में लोकेटेड है। ठीक है, कभी कभी हम इसको समरी स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। समरी स्टैटिस्टिक्स का मतलब है वही डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो हमने पहली क्लास में बात की थी, कि जो भी ये डेटा है हमारा होता है वो या तो डिस्क्रिप्टिव होता है या फिर हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में डिवाइड होता है। तो ये जो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये है हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जितना भी डेटा है, ठीक है, जितना भी डेटा हम लोगों को गिवन है उसको ये क्या करती है, या तो डिस्क्राइब करती है या फिर समराइज करती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं समरी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये भी एकदम सिंपल सा हमारा नाम था। अब अगर हम बात करते हैं अपने मेजर ऑफ सेंट्रल लोकेशंस को या फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा है हमारा पोजिशनल एवरेजेस। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं तो देखिए, मैथमेटिकल एवरेज जो है, जब हमारी वैल्यू निकल के आएगी सेंट्रल टेंडेंसी की, तो वो जरूरी नहीं है कि जो हमें डेटा सेट गिवन था उसमें से ही कोई वैल्यू हो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ डेटा अवेलेबल था 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जब आप इसका जब आप इसकी सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ निकल के आ रही है 4.5। तो ये जो 4.5 वैल्यू थी ये हमारी इस डेटा सेट में अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जो हमारे पोजिशनल एवरेजेस होते हैं उनकी वैल्यू जो जब हम निकालते हैं सेंट्रल टेंडेंसी की, तो वो हमेशा जो हमारा डेटा सेट है उसी में से निकल कर आएगी। जैसे अगर ये मेरा डेटा है तो या तो इसकी वैल्यू आएगी 4 या फिर इसकी वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमारा मैथमेटिकल एवरेजेस एंड पोजिशनल एवरेजेस के बीच। जो हमारे मैथमेटिकल एवरेज है उसमें आता है मेरा मीन, और जो मेरा पोजिशनल एवरेज है उसमें आता है मेरा मीडियन एंड मोड। ठीक है, यही तीन जो है हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोले जाते हैं, मीन मीडियन मोड। आप लोगों ने बहुत बार इनके नाम सुने होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग इसको समझाते हैं। हमें इसको समझना है मोस्ट इजिएस्ट वे पॉसिबल में, तो वही हम कर रहे हैं। आप बस समझते जाइए किसका क्या मतलब है, किसको किस में डिवाइड किया गया है, और फिर उसी हिसाब से क्वेश्चन लगाएंगे। अब ये जो हमारा मीन है ये भी हमारा तीन तरीके का होता है। सबसे पहला एंड द मोस्ट इजिएस्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं वो है हमारा अरिथमेटिक मीन। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आता है हमारा हार्मोनिक मीन, और थर्ड है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। आपको इतने सारे टाइप्स देखकर डरना नहीं है, ये जो है बहुत इजी हैं, बहुत इजीली इनके हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे और सबका मतलब भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो मीन में आ गया अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, और पोजिशनल एवरेज में आता है हमारा मीडियन और मोड। आज की जो क्लास है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर डिस्पर्जन ये सब स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को समझनी होती है, वो है सीरीज। क्योंकि जब भी हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है, चाहे वो मीन से रिलेटेड हो, चाहे मीडियन से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, सबसे पहला जो काम है हमें वो ये डिटरमाइन करना होता है कि ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है। क्या ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज है, क्या ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है, और फिर उसी सीरीज के बेसिस पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जान लेना कि सीरीज क्या होती है, और ये जो डिफरेंट तीन सीरीज है इनका क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो सीरीज तीन तरीके की होती है। पहली है इंडिविजुअल, दूसरी है मेरी
डिस्क्रीट और तीसरी है कॉन्टिन्यूअस। अब इन तीनों का क्या मतलब है ये समझ लेते हैं। देखिए, इंडिविजुअल मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, जो अकेली है। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल सीरीज है उसके अंदर हम लोगों को केवल और केवल एक्स गिवन होता है। मतलब ये मेरा डेटा है 1 2 3 4 5 6, बस बात खत्म। इसके साथ हमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी होती, कुछ नहीं दे रखा होता। तो जो भी सीरीज हमको सिंगल दे रखी है, अकेली दे रखी है, वो होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, फिर बात करते हैं डिस्क्रीट की। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम लोगों को एक्स भी गिवन होता है और इसके साथ एक चीज गिवन होती है एफ, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अब मतलब समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए, जैसे ये हमारा कुछ डेटा है, हम इसमें भी फिल करते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैं आपसे अगर पूछती हूँ कि आपने अपने पूरे दिन में कितनी बार खाना खाया, ठीक है, तो जो आपका मील हुआ, आपने मुझे बताया कि 3 बार खाया। ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा कि आपने चाय कितनी बार ली, तो आपने मुझे चाय बता दी कि भाई चाय तो मैंने 5 बार ले ली। ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा कि आपने जो है क्या दिन भर में कॉफी भी पी, तो आपने बता दिया कि हाँ कॉफी मैंने 1 बार पी ली। और फिर मैंने अगर पूछा कि पानी कितनी बार पिया, तो आपने बता दिया कि ये तो मैंने 10 बार पी लिया। ठीक है, तो ये मेरा एक एक सीरीज है जिसमें एक्स भी गिवन है और इसमें मुझे एफ भी गिवन है। तो बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी, वो वर्ड है, वो डेटा है, ठीक है, वो न्यूमेरिक वैल्यू है जो दिखाती है कि एक पर्टिकुलर चीज कितनी बार हुई। जैसे आपने बताया कि खाना यहाँ पे आपने कितनी बार खाया, 3 बार। तो 3 बार हम काउंट कर पा रहे हैं। फिर चाय कितनी बार ली, 5 बार। तो कोई भी ऐसा नंबर जो दिखाता है कि आपने एक चीज को कितनी बार किया या फिर एक वैल्यू कितनी बार आई, वो कितनी बार होने की जो हमारी डेटा है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यही है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। तो आपको जैसे डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन में अगर वैल्यू दे रखी होती है तो कुछ ऐसे दे रखी होगी, मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो डेटा है इसका मतलब ये है कि एक्स, जो हमारा नंबर 1 है, वो होने की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 2 बार। ठीक है, फिर हुआ 2 होने की फ्रीक्वेंसी, वो थी 3 बार। ठीक है, 3 होने की फ्रीक्वेंसी थी 1 बार। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ इसमें, मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं। ठीक है, और आप जो है, आपके पास जो है कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जो पेशेंट आपके पास आए, आपने अपना एक जो है रिकॉर्ड बनाया कि आपके पास कितने साल के पेशेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि आपके पास 10 साल के कितने पेशेंट आए, आपने लिख लिया 4। 15 साल के कितने आए, आपने लिख लिया 6। ठीक है, फिर जो है 16 साल के कितने आए, आपने लिख लिया 8। ठीक है, 6 साल के बच्चे कितने आए, वो आपने लिख लिया 2। तो ये आपका जो हो गया, ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज, कि 10 साल के बच्चों की संख्या जो थी वो थी 4। 15 साल के, 15 साल की उम्र के जितने बच्चे आए वो थे 6। 16 उम्र के जितने बच्चे आए 8, और 6 उम्र के जितने बच्चे आए 2। तो ये होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, इसमें भी हमारे पास एक्स भी होता है और एफ भी है, फ्रीक्वेंसी भी है और ये भी है। फर्क बस इसमें इतना है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपके पास एक कैटेगरी होगी। जैसे अभी तो आपने अकेले अकेले यहाँ पे एज को मेजर किया था। अब हो सकता है कि आप कैसे मेजर करो कि 0 से लेके 10 साल तक के कितने बच्चे आए, 5। फिर 10 से 20 साल तक के कितने बच्चे आए, मान लीजिए 10। ठीक है, फिर जो है आपके पास 20 से लेके 30 साल तक कितने बच्चे आए, तो वो आपने मान लिया कि मेरे पास ये जो इतने जनरेशन के लोग आए, ये आए 6। फिर 30 से लेके 40 साल तक के आपके पास कितने लोग आए, तो वो आपने मान लिया 5। तो ऐसा कोई भी डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी है लेकिन जो एक्स है वो हमारा कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है, उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, आई होप आपको तीनों का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। तो अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मीन मोड मीडियन स्टार्ट करेंगे, तो जब मैं फॉर्मूलाज आपको बताऊंगी मीन में, तो मीन में मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी कि इंडिविजुअल सीरीज का ये फॉर्मूला है, डिस्क्रीट सीरीज का ये फॉर्मूला है। तो आपको ये
सीरीज एकदम ध्यान रखनी है कि किस सीरीज में हमने क्या पढ़ा था, किसका क्या मतलब है। और आपको क्वेश्चन देख के भी डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सी सीरीज सीरीज दे रखी है और हमें कौन सा इसके अंदर फॉर्मूला लगाना है। तो यही है आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने केवल जाना मतलब क्या होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, और ये कितने कितने पार्ट में डिवाइडेड है, और ये सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इसको पढ़ने के लिए सीरीज, वो हमने जान ली। रेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहला पार्ट, दैट इज मीन, और मीन में भी हम लोग स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक मीन। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझको मेल कर सकते हैं। मेल है dreamstats5400@gmail.com। प्लस अगर आप चाहते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बताऊं तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।